आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं बेसिक फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो हमारा जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि करंट क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है यानी कि मात्रक। फिर हम पढ़ेंगे वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, करंट कैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करते हैं, भेजते हैं, और किसके माध्यम से हमारा करंट का जनरेशन होता है, इस चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि चालक क्या होता है, कुचालक क्या है और अर्धचालक, इस सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको कहेंगे कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कह सकते हो कि बेसिक फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत का जो बेसिक फंडामेंटल है, जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो विद्युत है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, करंट किधर से किधर की फ्लो होती है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में आपको आज पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर को। पहला हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत। तो विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जब क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर से या किसी भी जो चालक पदार्थ हैं उनमें से अगर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है तो उससे हम कहेंगे कि करंट का प्रवाह हो रहा है, करंट का फ्लोशन हो रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हो कि आवेश की प्रवाह का दर को हम विद्युत कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत कहते हैं। जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होता है तो उसे हम कहेंगे कि करंट का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, अब बात करें करंट की, तो करंट की मात्रक होती है हमारी एम्पियर, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, और करंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, करंट की बात करें डायरेक्शन की तो प्लस से माइनस की ओर। सपोज दैट हमारा एक ये कंडक्टर है, ये हमारा एक कंडक्टर है, चालक है। अगर क्या होगा, ये हमारा चालक है कंडक्टर, अगर इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपने स्थान से, जैसे हमारा ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर इस दिशा में मूव कर रहे हैं, आगे की ओर चल रहे हैं, तो जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक में या किसी भी पदार्थ में अगर एक स्थान से दूसरे के स्थान पर मूव करेंगे, चलेंगे, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे क्या हो रही है, आवेश का प्रवाह हो रहा है या फिर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, जिसे हम विद्युत धारा कहते हैं। जितने भी हमारे चालक हैं या जो भी हमारा पदार्थ है जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो निश्चित रूप से वो क्या करेगी, करंट को प्रवाहित करेगी। लेकिन जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा या फिर जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होंगे उसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा, उसे हम कुचालक कहेंगे। तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में हमारा माइनस चार्ज होता है। ठीक है, और चूंकि इस पे क्या होता है, जो हमारा चार्ज होता है इसी को बोलते हैं हम आवेश बोलते हैं, इसी को हम आवेश कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को या फिर इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब धारा की दिशा क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपका इधर से चल रहा है तो हमारी जो करंट होगी वो करंट हमारी इस दिशा की ओर चलेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में हमारी विद्युत चलती है। अब बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत की, तो विद्युत को ना तो हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, बस उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, या जो उसके प्रभाव हैं उसको हम देख सकते हैं, या उसके प्रभावों को हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारा फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा विद्युत है उसके प्रभावों को हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन ना तो उसको हम टच कर सकते हैं और ना तो उसको अपनी आंखों से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से उसको हम देख सकते हैं। तो विद्युत को हम देख नहीं सकते, ना उसको हम छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका हम क्या कर सकते हैं, उसके प्रभावों का अध्ययन कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं और उन्हीं के प्रभावों के आधार पर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने आपको नोट करवा रहा हूँ, नोट कर लेना। धारा प्रवाह की दिशा प्लस से माइनस की ओर, या कह सकते हो या हाई से लो की ओर चलती है, हाई से लो की ओर। ठीक है, यानी जो आपका करंट होगा वो क्या होगा, प्लस से माइनस की ओर चलेगी, या एक सकते हो कि हाई से लो की तरफ, यानी कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज कह लो, या फिर अगर मान लो हमने ये कह दिया कि यहाँ पे क्या है 8 वोल्ट है, अगर ये प्लस है और यहाँ पे भी 8 वोल्ट है,
और ये माइनस है। तो जो इनके बीच जो वोल्टेज डिफरेंस होगा, इन्हीं के कारण क्या होगी, हमारी करंट फ्लो होती है। तो हमारी जो करंट होगी प्लस से माइनस की ओर, यानी कि जो हमारी करंट चलेगी इधर चलेगी, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन चलेगा इधर की ओर, यानी माइनस से प्लस की ओर। क्योंकि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और आप जानते हैं कि जो भी हमारी पोलरिटी अगर अलग अलग है, यानी कि हम अपोजिट पोलरिटी की बात करें, विपरीत ध्रुवता की बात करें, तो दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है, तो यह प्लस की ओर आकर्षित होगी, अट्रैक्ट होगी। ये हमारा आकर्षण का सिद्धांत है। जब आप पढ़े होंगे मैग्नेटिज्म, पढ़ाएगा आपको, तो मैग्नेटिज्म में क्या होता है कि जब हम विपरीत पोलरिटी को या विपरीत आवेशों को एक साथ लेके आते हैं, दोनों में आकर्षण होता है। तो वही बात है कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगी तो प्लस की ओर मूव करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, और प्लस और माइनस दोनों क्या है, विपरीत आवेश हैं, दोनों में आकर्षण का गुण होगा। अब जैसे हमारी इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करेगी तो हमारी जो करंट होगी प्लस से माइनस की ओर बहना शुरू करेगी। इसीलिए करंट क्या होती है, हमारा हमेशा हाई से लो की ओर फ्लो होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अगर इसकी हम दिशा ज्ञात करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हो आप कि इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में लिख सकते हो, या लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि जो करंट की डायरेक्शन होती है कि कैसी होती है, हाई से लो की ओर, या फिर कह सकते हो प्लस से माइनस की ओर, या फिर कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में। जिधर इलेक्ट्रॉन चलेगा जस्ट उसके अपोजिट विपरीत दिशा में हमारी क्या होगी, हमारी करंट चलेगी। ठीक है, अब बात करें करंट का जो मात्रक होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। इसको हम एम शॉर्ट फॉर्म पी से दर्शाते हैं, एम्पियर होता है, तथा इसे आई से दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इस पॉइंट को नोट करना कॉपी पे। तो हमारा क्या हो गया, करंट यानी कि आवेश प्रवाह या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। धारा का प्रवाह हमेशा हाई से लो की ओर या फिर प्लस से माइनस की ओर होती है, या फिर कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में, यानी कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा उसके जस्ट अपोजिट दिशा में हमारी क्या होगी, करंट फ्लो होगी, बहेगी। वो क्यों होता है, क्योंकि चूंकि इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है, और हमेशा क्या होता है कि जब विपरीत आवेश एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पर होता है नेगेटिव चार्ज, वो प्लस की ओर क्या होगा, मूव करेगा, और जो धारा होगी वो प्लस से माइनस की ओर फ्लो करेगी। और धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और उसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अब बात कर लेते हैं धारा हमारी कितने प्रकार की होती है। धारा हमारे दो तरह से, एक स्थिर करंट और एक हमारी गतिशील विद्युत, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहले हम देखेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि स्थिर विद्युत। अब इसके नाम से क्लियर है, स्टैटिक यानी कि स्थिर विद्युत। जो विद्युत क्या हो, स्थिर हो, जो गतिमान ना हो, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो गति ना करे, उससे हम कहेंगे स्थिर विद्युत। तो यह जो विद्युत होती है हमारी आवेश के रूप में होती है, आवेश यानी कि चार्ज के फॉर्म में होती है, और इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित नहीं कर सकते, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको हम भेज नहीं सकते। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि स्थिर विद्युत कहते हैं। यानी कि वह विद्युत जिसमें हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना भेज सकें, प्रवाहित ना कर सकें, उसको हम सिर्फ एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे स्टैटिक यानी कि स्थिर विद्युत कहते हैं। अब ये कैसा होता है, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे हम कंघी को अपने बाल में रगड़ें, इसमें तेल लगा हुआ है, तो क्या होगा, उस पर क्या होगा, कुछ ना कुछ आवेश इकट्ठा हो जाएगा, और जैसे ही आप उसको अपने आसपास ज़मीन पर रखोगे तो जो भी पार्टिकल होंगे, छोटे छोटे जो कण होंगे, वो क्या होंगे, वो कंघी में आकर्षित हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार यदि हम
एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़े जाएं तो क्या होगा, कांच पे हमारा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और हमारा जो रेशम होगा उस पे आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। इस तरह से ध्यान देना, ये हमारा क्या है, ये हमारा कांच का छड़ है, कांच का छड़, ये हमारा रेशम का कपड़ा है, रेशम का कपड़ा। ठीक, यदि हम इस कांच के छड़ को इस रेशम के कपड़े से रगड़े, इसमें क्या होगा, रगड़ेंगे तो क्या होगा, घर्षण होगा। यानी कि जब इस कांच के टुकड़े को या कांच के रॉड को हम क्या करेंगे, इस रेशम के कपड़े से घर्षण कराएंगे, फ्रिक्शन कराएंगे या रगड़ेंगे उस पर, तो क्या होगा, हमारा जो कांच है, ये जो छड़ है, इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, मेरे कांच वाले पे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। उसी प्रकार जब बात करें रेशम के कपड़े की, तो इस पर क्या होगा, इस पर हमारा नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यही हमारा क्या है, ये हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं भेज सकते, हम इसको सिर्फ उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन इसका जो उत्पादन होता है वो अधिक मात्रा में नहीं हो पाता है ताकि हम इसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, और सबसे बड़ी एग्जांपल, जैसे आप कंघी यूज करते हो ना, तो कंघी को अपने बाल में लगाओगे, उसमें अगर बाल में आपका तेल लगा हुआ है तो क्या होगा, उस पर कुछ आवेश इकट्ठा हो जाएगा, किस पे, आपकी कंघी पे। अब उसको अपने आसपास की जगह पे उसको जब मूव कराओगे तो जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उसको वो अपनी तरफ खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा। वो भी क्या, एक प्रकार का हमारा स्थिर विद्युत है, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि यदि कांच के छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़े तो किस पर पॉजिटिव और किस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो कांच पे क्या होगा, हमारा कांच पे धन आवेश यानी कि धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा, और जो हमारा रेशम का कपड़ा है उस पर क्या होगा, उस पर हमारा ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है, जैसे हम आबूनस की लकड़ी को बिल्ली के खाल से रगड़ेंगे तो क्या होगा, जो हमारे आबूनस की लकड़ी है उस पर प्लस चार्ज और बिल्ली के खाल पे नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण जो चार्ज उत्पन्न हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि स्थिर विद्युत बोलते हैं। ठीक है, अब अगर देखते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि गतिशील विद्युत। तो यह जो विद्युत होगा इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेज सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया गतिशील विद्युत, यानी कि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें क्या होगा, जब किसी घूमने वाले चालक के माध्यम से, जब किसी मूविंग कंडक्टर के माध्यम से हम बिजली को उत्पन्न करेंगे, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जो आवेश उत्पन्न होगा, उसे हम कहेंगे गतिशील यानी कि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना कि चालकों के घूमने से उत्पन्न विद्युत वाहक बल गतिशील विद्युत कहलाती है। इस विद्युत को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक केबल या तार या किसी माध्यम से हम इसको भेज सकते हैं, इसलिए बोलेंगे इसको हम डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि गतिशील विद्युत। और इसी विद्युत का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप घर पे जो लाइट, फैन चीज़ें यूज करते हो तो हम डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। यही हमारा क्या है, जो विद्युत हमें इस्तेमाल करने के लिए योग्य है। ठीक है, अब बात करेंगे कि उत्पन्न करने के स्रोत क्या क्या है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के। तो पहला इसमें है कि प्रकाशीय स्रोत के द्वारा, यानी कि जो हमारी जो सोलर सेल है, यानी जो प्रकाश का जो हमें स्रोत मिल रहा है सूर्य के माध्यम से, जो सौर ऊर्जा मिल रही है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे और उसके माध्यम से हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे उसे बोलेंगे प्रकाशीय स्रोत के द्वारा हम जो बिजली जनरेट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम फोटोवोल्टाइक सेल या फिर सोलर सेल का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा, हम इसके द्वारा जो सूर्य की रोशनी आती है, जो किरणें आती है, उसको हम एक प्लेट पे इकट्ठा करेंगे, एक प्लेट पे एब्जॉर्ब कर लेंगे। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारी सेमीकंडक्टर चीज़ें लगी होती हैं, जैसे आपका सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड, हमारे क्या, ये हमारी अर्धचालक युक्तियाँ हैं जो हमारे प्लेट पे लगी होती है और जो सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करती हैं और उसके बाद उस सूर्य के प्रकाश को विद्युत में कन्वर्ट करती है, जो डीसी रूप में कन्वर्ट होती है। उसके बाद उसको हम एक वायर के माध्यम से एक बैटरी को चार्ज करते हैं और उस बैटरी में उसको संग्रहित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। ये जो माध्यम होगा हमारा, प्रकाश या स्रोत के माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न कर रहे हैं। अब इसके माध्यम से आप मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हो, अपने टीवी चला सकते हो, लाइट, फैन इत्यादि चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें हैं, यही है प्रकाशीय स्रोत द्वारा।
जैसे हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह में भी क्या होता है, आजकल आपने देखा होगा कि सोलर प्लेट का हम इस्तेमाल करके गाँवों में शहरों में क्या करते हैं, गली में हम लाइट लगा देते हैं, जो क्या होता है कि पूरे दिन भर सूर्य के प्रकाश को तो एब्जॉर्व करता है, इकट्ठा करता है और उसके अंदर लगी बैटरी को चार्ज करता है, और बैटरी चार्ज होने के बाद क्या होगी, जैसे अंधेरा होगा वो क्या होगी, हमारी गली में प्रकाश करेगा। ये एग्जाम्पल है इसका। आगे देखते हैं। अगला हमारा है तापीय विधि द्वारा, यानी कि थर्मल मेथड। तो इसमें क्या होगा, इसमें जब दो अलग अलग धातु के जंक्शन को हम गर्म करेंगे, जब दो अलग अलग धातु के जंक्शन को हम गर्म करते हैं तो क्या होगा, उनमें उसके दोनों छोरों पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने लगेगी। इसे हम कहते हैं थर्मल या तापीय विधि के द्वारा विद्युत का उत्पादन करना। ध्यान देना, संगम बिंदु को गर्म किया जाता है, यानी कि इस विधि में दो अलग अलग प्रकार की धातुओं के संगम यानी कि जंक्शन पे, जहाँ ज्वाइंट है दो पदार्थों का, जहाँ दो पदार्थों का क्या है, ज्वाइंट है, जोड़ है, उसको हम यदि हीट दें, उष्मा दें, गर्म करें तो क्या होगा, वहाँ से करंट फ्लो होगी, ठीक है, जिससे उसके सिरों पर जो उसके टर्मिनल है वहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया थर्मोकपल मेथड, इसका नाम पड़ गया। तो हम किसी भी दो पदार्थ के जंक्शन को जहाँ पे हम ज्वाइंट कर रखे हैं उसको हम गर्म करेंगे तो वहाँ क्या होगी, उसके सिरों पर करंट प्रवाहित होगी। इसके माध्यम से भी हम करंट का उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन यह अधिक मात्रा में उपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसकी जो जनरेशन होती है उतनी अधिक नहीं हो पाती है कि हम इसका इस्तेमाल उपयोग कर सकें या फिर अच्छे लेवल पे हम इसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये है कि हमारा जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल क्या है, लार्जर नहीं है, अधिक बड़ा इसका इस्तेमाल नहीं है। अगला हमारा चुंबकीय विधि यानी कि मैग्नेटिक मेथड के द्वारा। तो इसमें क्या होगा कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबक है, उस चुंबक के क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में हम कंडक्टर को या चालक को घुमाने लगे तो क्या होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र में जो फ्लक्स उत्पन्न है, जो फ्लक्स मौजूद है, उनमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। और फ्लक्स परिवर्तन से क्या होगा, वहाँ पे एक ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, इसके माध्यम से क्या होगी, करंट फ्लो करेगी। तो ये जो हमारा माध्यम होगा वो कहलाएगा चुंबकीय विधि द्वारा। तो यही है, यदि किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाया जाए, यानी कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे यहाँ देना, ये हमारा एक तरफ N है और एक तरफ S, हमारे क्या है N और S यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हैं, दो क्या हमारे चुंबक हैं। अब ये इसके पास क्या होगा, इसके बीच हमारा चुंबकीय फ्लक्स मौजूद होगा इसके फील्ड में। अब इसी के फील्ड में हम क्या करें, किसी चालक को, किसी कंडक्टर को मूव करें तो क्या होगा, जो फ्लक्स होगा उस चालक से कटेगा और फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जैसे ही फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे उस कंडक्टर में एक ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो करंट को फ्लो कराएगा, ठीक है। तो यही बात है किसमें, चुंबकीय विधि के द्वारा। और इसी सिद्धांत पे हम मोटर, जनरेटर इत्यादि में हम करंट का फ्लो कराते हैं, ठीक। अब बात करेंगे रासायनिक विद्युत द्वारा, यानी कि रासायनिक मेथड से हम किस प्रकार विद्युत को उत्पन्न करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट की, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है या फिर विलयन कह सकते हो, इसमें अम्ल या क्षार कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने ले लिया H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के माध्यम से। तो क्या होगा, यदि हम किसी भी तरह से इसके अम्ल को हम इसके अवयवों में तोड़ दें, रासायनिक क्रिया के माध्यम से इसके अवयवों में तोड़ दें, जब तोड़ेंगे H2SO4 को तो होगा H प्लस SO4 यानी कि एक पॉजिटिव आयन बन गया, एक बन गया हमारा नेगेटिव आयन। तो जब क्या करें, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, जो हमारे पास विलयन मौजूद है, उसको उसके अवयवों में तोड़ दें रासायनिक क्रिया के माध्यम से, उसके प्लस और माइनस में तोड़ दें तो क्या होगा, उस विलयन में क्या होगी, हमारी रासायनिक क्रिया के माध्यम से जब ये आयन में बन जाएंगे तो आयन क्या होंगे, आयन एक दूसरे के ऊपर दूसरे की ओर फ्लो करेंगे, यानी प्लस से माइनस की ओर। जो आयन हमारा ऋण आयन है, जो आयन हमारा ऋण आयन है तो प्लस की ओर मूव करेगा, जो पॉजिटिव है वो माइनस की ओर मूव करेगा। क्योंकि आप जानते हो कि जो विपरीत पोलरिटी के आयन होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनमें क्या होती है, आकर्षण का गुण होता है। तो वहाँ पे जो हमारा जो धन आयन है वो ऋण आवेश की ओर मूव करेगा, जो धन आयन है वो हमारा ऋण आवेश की ओर, और जो ऋण है वो धन की ओर मूव करेगा। तो इस प्रक्रिया से क्या हो गया हम कि इलेक्ट्रिक करंट को हम रासायनिक क्रिया के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक को हम उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
अगला है विद्युत से संबंधित मूल पद, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से जो रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या पद इसके अंदर आते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा विद्युत आवेश। तो आवेश क्या होता है? तो जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो उस समय क्या होगा, उनमें कुछ इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या किसी पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे एक चार्ज या आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जैसे हम बात कर लें सोडियम की बात करें, Na की बात करें सोडियम की। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आता है 11, जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है। यदि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या होगा, ये होगा आपका 2, 8, 1। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब जब केमिस्ट्री पढ़े होगे तो आपको पता है कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई होना चाहिए। 2n², यानी कि 2n² हमारा क्या है, बोरबरी का एक रूल है, उसके अनुसार जितने भी हमारे कक्षा है परमाणु के, सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके अकॉर्डिंग भरी जानी चाहिए। या फिर जो हमारा तत्व है, जो पदार्थ है, उसका जो बाहरी कक्षा है वो पूर्ण यानी कि भरा हुआ होना चाहिए। तो जो हमारा ये कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, लेकिन जो ये है जिसके लास्ट में क्या है 1 बचा हुआ है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा, यह या तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा अस्थायी होने के लिए, या फिर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगा अस्थायी होने के लिए। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा अपने को अस्थायी करने के लिए, तो क्या होगा, उस समय इस पर प्लस चार्ज उत्पन्न होगा। या फिर जब ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो उस पर क्या होगा, उस पर माइनस चार्ज होगा। इसी प्रकार तो क्या होगा, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यह क्या करेगा, यह 1 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, 1 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। तो क्या होगा, सोडियम पे प्लस चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। सोडियम पे क्या आ जाएगा, सोडियम पे धन आवेश आ जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बन गया पॉजिटिव आयन। उसी प्रकार यदि हम बात करें क्लोरीन की, Cl, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 17 और परमाणु भार इसका होता है 34। ठीक, अब इसका हम करेंगे अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या होगा, 2, 8 और 7, यानी कि जो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा पहला कक्ष कंप्लीट है, दूसरा कक्ष भी कंप्लीट है, लेकिन जो तीसरा कक्ष है जिसमें उसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है, वो कंप्लीट नहीं है। तो यह क्या करेगा, यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कैल्शियम क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ उत्सर्जित करेगा या फिर आकर्षित करेगा अपने आप को अस्थायी करने के लिए, स्थिर बनाने के लिए। तो इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, यदि क्या हो जाए, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए और आ जाए, यदि इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके बाहरी कक्षा में। तो क्या होगा, यह हमारा जो क्लोरीन परमाणु है यह अस्थायी हो जाएगा। ठीक, जब अस्थायी हो जाएगा तो क्या होगा, यह कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो उस पर धन आवेश होता है, या फिर जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उस पर हम ऋण आवेश का चिन्ह लगाते हैं। तो वही है कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग या फिर ग्रहण करना ही हमारा क्या है, चार्ज या आवेश कहलाता है। जिसकी हम बात करेंगे विद्युत आवेश की, तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे तो किसी तत्व या परमाणु से इलेक्ट्रॉनों के निकलने पर क्या होगा, वो होगा धन आवेश, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने पर होगा हमारा ऋण आवेश। तो इसने क्या किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या होगा, हमारा क्लोरीन पे 1 ठो ऋण आवेश चढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था, एब्जॉर्ब किया था। और जानते हो कि जो पैसा किसी से मांगता है या लेता है वो ऋणी होता है। तो इसने क्या किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ऋण लिया है तो इस पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दान किया है, त्याग किया है, तो इस पर क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया। तो यही हमारा प्लस और माइनस क्या है, ये हमारे चार्ज हैं, आवेश कहलाएंगे। क्लियर है। अब बात करेंगे पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है, तो जानते हो कि प्रत्येक वस्तु जिसमें क्या हो, भार हो, द्रव्यमान हो, जिसकी आकृति एवं आकार क्या हो, निश्चित हो, तो उसे हम कहेंगे पदार्थ। यानी कि वह वस्तु जिसमें क्या हो, भार हो, जिसकी आकृति एवं आकार निश्चित हो, उसे हम पदार्थ कहेंगे। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी, ठोस, द्रव एवं गैस। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु जिसका क्या हो, जिसका निश्चित भार हो और उसकी क्या हो, जो स्थान घेरता हो, आकृति निश्चित हो, आकार निश्चित हो, जिसमें वेट हो, उसे हम पदार्थ कहेंगे। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं,
ठोस, द्रव, गैस। हालांकि अब तो 5 अवस्था हो गई हैं, अब पदार्थ की 5 अवस्था हो गई है। चौथी अवस्था प्लाज्मा है, एक अवस्था और है। तो हम पहले बात करेंगे 3 पे, ठोस, द्रव, गैस की। तो जो पदार्थ ठोस अवस्था में मिलता है, जिसकी आकृति एवं आकार दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, निश्चित हो, उसे हम ठोस कहते हैं। गैस तथा द्रव की बात करें, जिसकी क्या हो, जिसकी आकृति निश्चित ना हो, आकार निश्चित हो, उसे हम कहेंगे द्रव। और गैस जिसकी ना तो आकार निश्चित होती है ना तो आकृति निश्चित होती है, उसे हम गैस कहते हैं। ठीक, अब बात करेंगे अणु की, बात करेंगे। तो अणु क्या होता है? अणु पदार्थ का वह छोटा कण है, अणु पदार्थ का वह छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है और किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे हम अणु कहते हैं। तो पदार्थ का क्या है? अणु एक भाग है, यानी कि जो पदार्थ हमारा अणुओं से मिलके बना हुआ है, पदार्थ अणुओं से मिलके बना हुआ है। या फिर ये कह सकते हो कि अणु क्या है? पदार्थ का वह भाग है, अणु पदार्थ का वह भाग है जो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है और स्वतंत्र रहता है, उसे हम अणु कहेंगे। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा या फिर जो एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा, आप उसे नोट डाउन करना अपने कॉपी पे, या फिर जो मैं आपको नोट करवाऊंगा यहाँ पे बोर्ड पे लिख के आप उसको नोट डाउन करते रहना। क्योंकि क्या होगा कि एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो न्यूमेरिकल टाइप में होते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के होते हैं, जो उसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करवाएंगे आपको। आप उसको ध्यान देना है, नोट करना है उस क्वेश्चन को कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन किया जा सकता है, कैरी किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप उसको नोट नहीं करोगे आपको क्या होगा, आपको दिक्कत होगी, बार बार वीडियो को देखना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि आप एक बार 2 बार वीडियो को अच्छे से देखो और फिर उसके पॉइंट को नोट करो अपने कॉपी पे। फिर जब एग्जाम होगा या आप उसको आसानी से कम टाइम में उसको रिवीजन और पढ़ सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा है परमाणु, एटम। तो एटम क्या है? यानी कि हम पहले पदार्थ पढ़े, पदार्थ के बाद अणु, अब अणु के बाद परमाणु। तो परमाणु क्या है? परमाणु क्या है कि अणु का वह छोटा भाग है, परमाणु अणु का वह छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, उसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, हमारा जो परमाणु क्या है, पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है, जिसकी किसी पदार्थ का वह छोटे से कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, रासायनिक क्रिया में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा क्या हो सके, पृथक यानी कि अलग किया जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे परमाणु। और क्या होता है, हमारा स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ से हम देखो बात करें पहले पदार्थ की, तो उसकी 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ किसे कहेंगे? तो प्रत्येक वह वस्तु जिसकी क्या हो, निश्चित आकार हो, आकृति हो, जो स्थान घेरता हो और जिसमें भार, उसे पदार्थ कहेंगे। अब पदार्थ क्या है? पदार्थ हमारे कई अणु से मिलकर बना हुआ है। तो अणु क्या है? अणु पदार्थ का वह छोटा से छोटा भाग है जो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है और स्वतंत्र अवस्था में रहता है। लेकिन अब परमाणु क्या है? परमाणु अणु का छोटा भाग है और हमारा जो परमाणु है ये सभी रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। अब बात करेंगे एटॉमिक कंस्ट्रक्शन यानी कि परमाणु संरचना। तो जब परमाणु है, परमाणु भी क्या है? परमाणु भी कई सारे तत्वों से, पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो परमाणु में जो हमारे मेन तत्व हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, उन्हीं को हम परमाणु कहते हैं। या फिर ये कह सकते हो कि परमाणु जो है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं आप। अगला हमारा है नाभिक, न्यूक्लियस। तो नाभिक क्या होता है? तो परमाणु का केंद्रीय सघन भाग, किसी भी परमाणु का जो बीच का जो भाग होता है, बीच का जो घना भाग है, जैसे हमारा ये मान लो परमाणु है, ये हमारा क्या है? परमाणु है और इसके बाद में एक छोटा सा क्या है? भाग है। तो कह रहा है कि किसी भी परमाणु के बीच का वह सघन भाग जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो और कठोर हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम नाभिक यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं। ये हमारा पूरा परमाणु है और उसके सेंटर में क्या है? एक छोटा सा भाग है जो क्या है? जो मजबूत है और घना है और इसमें क्या है? द्रव्यमान है, उसे हम क्या बोलेंगे? परमाणु का नाभिक कहेंगे। अब जो हमारा नाभिक है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। नाभिक हमारा बना होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। ठीक है, ये जो हमारा नाभिक है, ये जो हमारा नाभिक है यह मिलकर बना होता है
न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। हमारा नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बना होता है। ठीक, अब तो हमारी क्या हो गया, इसका सघन भाग, इसको नाभिक कहेंगे। नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। अब नाभिक के बाहर क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जिस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस नाभिक का चक्कर लगाता रहता है। तो ये हमारी जो पूरी कंस्ट्रक्शन हो गई, ये परमाणु हो गया। तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करते रहता है। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन है परमाणु का। ठीक है, अब बात करेंगे प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन एक परमाणु का मूल कण है, जिस पे क्या होती हैं, धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। और क्या होता है, यह नाभिक के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, ध्यान देना सर, थोड़ा सा साइड पर कीजिएगा। नहीं, थोड़ा सा स्लाइड पर करना है बस, प्रोटॉन वाला बस। देखना, तो क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो हमारा प्रोटॉन है उस पर कैसा चार्ज होता है, और चार्ज जो होता है वो कितना होता है। तो लिखना, एक प्रोटॉन पर कितना होता है, प्लस के 1.6 इंटू 10 के पावर 19 और कूलाम हमारा क्या होता है, चार्ज यानी कि आवेश होता है किस पे, प्रोटॉन पे। अब आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, तो पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ प्लस लग चुका है। ठीक है, जो इकाई धन आवेश माना जाता है। तो प्रोटॉन हमारा धन आवेश है, जो न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के अंतर्गत मौजूद रहता है। अब जिसका बात करें द्रव्यमान का, तो क्या होगा, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना, अर्थात 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम इसका द्रव्यमान होता है। तो आपको यहाँ दो चीज़ याद रखनी है, इसका द्रव्यमान और दूसरा पॉइंट इसका आवेश, धन आवेश, और कितना 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलॉम। ठीक, अब देखेंगे न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन भी हमारा नाभिक के अंतर्गत मौजूद रहता है, नाभिक में उपस्थित होता है। लेकिन अगर बात करें इस पे चार्ज की, आवेश की, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। और जो इसका द्रव्यमान होता है लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, बात करें न्यूट्रॉन का, ये भी हमारा एक मूल कण है, जो क्या होता है, नाभिक के अंदर रहता है। ठीक है, अब बात करें, किसी प्रकार की गति नहीं करते हैं। ठीक, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, यानी कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज इस पे 0 होता है। लेकिन अगर बात करें हम प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पे क्या होता है, चार्ज प्लस होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, अब बात करें इसका द्रव्यमान की, तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसका द्रव्यमान क्या होगा, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर हो सकता है, तो किसके बराबर, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। या फिर क्वेश्चन पूछता है कि न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, आवेश कितना होता है। तो न्यूट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 0, यानी कि यह आवेश रहित है, इस पर कोई आवेश या चार्ज नहीं होता है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन भी हमारा एक मूल कण है, हमारा परमाणु का मूल कण है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, जो क्या है कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में रहता है। क्योंकि हम बात करेंगे अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो क्या होते हैं, हमारे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, जबकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये मूव करते रहता है। हमारे जो परमाणु का जो बाहरी कक्षा है, जो बाहरी कक्षा है उसमें मूव करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। और इसी के कारण क्या होता है कि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होते हैं और इसके माध्यम से धारा बहती है। तो बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, तो चार्ज क्या होता है, इस पे होता है नेगेटिव, यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या है, चार्ज समान है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। चार्ज तो समान है, लेकिन जो इनकी सिंबल है, जो साइन है, जो चिन्ह है, वो क्या है, अलग है। प्रोटॉन पे धन है और इलेक्ट्रॉन पे ऋण है, ये अंतर है। अब बात कर लेते हैं इसके द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान क्या होता है इसका, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कीजिए। इसका द्रव्यमान है 9.02 N इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। तो ध्यान देना यहाँ पे,
इसका द्रव्यमान और आवेश ध्यान रखना आपको। इसका द्रव्यमान कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है 9.02 × 10⁻28 ग्राम, और इसका आवेश माइनस के 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट क्या होती है, मैंने बताया था शुरू में ही कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। तो ध्यान देना, विद्युत धारा यानी कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो लिख सकते हो I बराबर Q/T। आई क्या आपका, आई आपकी करंट है, Q आपका आवेश है, Q आपका आवेश यानी कि चार्ज, और T आपका क्या है, समय है, टाइम है। ठीक, तो I बराबर Q/T होता है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ से इसका मात्रक निकालना चाहें, I का मात्रक क्या होगा, I यानी कि हम धारा का मात्रक निकालना चाहें तो क्या होगा, यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकंड। आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकंड। तो लिख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कूलाम प्रति सेकंड। क्या होगा हमारा मात्रक हो जाएगा किसका, धारा का। धारा का मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। या फिर धारा का एक और मात्रक होता है एम्पियर, और इसी को आप कह सकते हो, इसी को आप एम्पियर कह सकते हो, इसी को आप एम्पियर बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना, क्वेश्चन ऐसा क्या पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको हम प्रतीक आई यानी धारा का जो प्रतीक होगा, जो सिंबल होगा, उसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। कैपिटल आई से इसको डिनोट करते हैं। अब इसका जो मात्रक होगा, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। इसका मात्रक एम्पियर, उसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। या फिर एम्पियर कह सकते हो, या फिर कूलाम प्रति सेकंड कह सकते हो। दोनों क्या हैं, दोनों हमारे सही हैं। कूलाम प्रति सेकंड का ही जो शुद्ध रूप है उसको हम एम्पियर कहते हैं। तो दोनों को ध्यान रखना होगा, और इस फार्मूले को आपको याद करना होगा। I बराबर Q/T, ये कहाँ से निकला कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ से हमारा फार्मूला निकला। ठीक, अब बात करेंगे जो विद्युत धारा की जो चाल होती है, स्पीड होती है, वो प्रकाश के बराबर होती है। जो इनकी स्पीड होती है इलेक्ट्रिक करंट की, लगभग प्रकाश की स्पीड के बराबर होती है। और जो प्रकाश की स्पीड कितनी होती है, ध्यान देना, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और नोट करना कि विद्युत धारा की चाल क्या होती है, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के तुल्य यानी कि बराबर होती है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना। और करंट हमारी इन्हीं के माध्यम से फ्लो होती है। अब बात करें धारा प्रवाह की दिशा। धारा प्रवाह की दिशा कहाँ से होती है, प्रवाह की दिशा धन दिशा से ऋण दिशा की ओर होती है, यानी कि प्लस से माइनस की ओर। अर्थात कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत। तो जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पे मैं अंडरलाइन किया हूँ, सबको आप नोट डाउन करो, और यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। धारा का मात्रक तो कूलाम प्रति सेकंड या फिर एम्पियर, या फिर इसका फार्मूला क्या होता है, I बराबर तो Q/T होता है। जो विद्युत होती है उसकी चाल कितनी होती है, उसकी चाल प्रकाश का चाल के बराबर होती है। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसके बाद जो धारा का प्रवाह होता है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर या फिर हाई से लो की ओर होती है, वो भी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना। अगला पॉइंट है हमारा धारा के प्रकार। धारा हमारे 2 प्रकार के हैं, AC और DC। इसके पहले हमने पढ़ा था स्टैटिक और डायनेमिक। तो वहाँ हमने पढ़ा था उत्पन्न करने के हिसाब से, जनरेट करने के हिसाब से। लेकिन अब यहाँ जो हमारा मेन जो करंट है, डायनेमिक करंट है, हम उसकी बात करेंगे। तो जो डायनेमिक करंट है वो हमारी 2 प्रकार की है।
कौन कौन सी, अल्टरनेटिंग करंट और डिस्ट यानी कि डीसी करंट। तो पहले एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हमारा अल्टरनेटिंग करंट, तो नहीं कि वह करंट, ऐसी करंट जिसकी मान व दिशा क्या हो, प्रत्येक क्षण बदलता रहे। ऐसी करंट जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों क्या हो, एक टाइम के अकॉर्डिंग प्रत्येक क्षण वो बदलता रहता है, उसे हम एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट और इसका हिंदी होता है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, ध्यान देना। विद्युत धारा जिसका मान और दिशा क्या हो, इसको नोट कर लेना। वह विद्युत धारा जिसका मान यानी कि वैल्यू और दिशा यानी कि डायरेक्शन क्या हो, समय के साथ साथ समय के सापेक्ष परिवर्तित होता रहे। प्रत्येक क्षण इसका मान और डायरेक्शन क्या हो, चेंज होता रहे, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट में अल्टरनेटिंग करंट। अब क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अब इसका जनरेशन कैसे करते हैं, इसके हम बात करें। इसके लिए हम जनरेटर, ठीक है, के माध्यम से इसको हम उत्पन्न करते हैं, डेवलप करते हैं। जैसे हम बात करें अल्टरनेटर की, तो क्या हमारा अल्टरनेटर एक प्रकार का एसी जनरेटर है जिसके माध्यम से हम एसी करंट को या अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हमारे जितने भी घरेलू उपकरण हैं, जैसे लाइट, फैन, टीवी, कूलर इत्यादि चीज़ों को हम चलाने के लिए हम इस करंट का इस्तेमाल करते हैं। किसका, अल्टरनेटिंग करंट का। अब समझना है इस ग्राफ को, ये हमारा पॉइंट 0 है, इधर प्लस और इधर माइनस, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, मूल बिंदु है। ये जो सिंबल है ये किसका है, यह साइन वेव का है। किसका है, साइन वेव का है। यानी एसी का जो वेव फॉर्म होता है, एसी का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। तो ध्यान देना, ये वाली वैल्यू क्या होगी, प्लस में होगी क्योंकि ये 0 के ऊपर है। ये वाली वैल्यू क्या होगी हमारी, माइनस होगी क्योंकि वो 0 के नीचे है। ठीक है, तो ऊपर गई तो प्लस, नीचे गई तो माइनस। और बात करें इसके वैल्यू की, तो वैल्यू क्या होगा इसका, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। यानी देखो, और ऐसे कर दें हम 1 2 3 4 5 6, यहाँ कर देते हैं 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, जब हम 0 पॉइंट पे थे तो हमारी करंट भी 0 थी। ये हमारा टाइम है, या क्या हमारा टाइम इस डायरेक्शन में। जब हमारा टाइम भी 0 था तो हमारी करंट भी 0 थी। लेकिन जब टाइम हमारी किस पे आ गई, टाइम हमारी 2 पे आ गई, हमने आगे चला तो ये कहाँ चला गया, ये आ गया इस पॉइंट पे। यानी हमारी करंट कहाँ चली आई, हमारी करंट चली आई 3 पे। जब हम टाइम और आगे बढ़ा, ये जो करंट चली है हमारे किस पे आ गई, ये अपने मैक्सिमम पॉइंट 4 पे आ गई। तो हमने क्या देखा है कि जैसे जैसे हम टाइम बदल रहे हैं, हमारी जो करंट की वैल्यू है और जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो रही है, बदल रही है। डायरेक्शन कैसे बदल रही है, तो पहले डायरेक्शन हमारी ऐसे थी, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हो गई, फिर जो डायरेक्शन है नीचे की ओर हो गई, फिर डायरेक्शन नीचे की ओर, फिर ऐसे, फिर डायरेक्शन हमारी ऊपर की ओर। तो हमने क्या देखा इस ग्राफ में, इसकी जो वैल्यू है और जो इसका डायरेक्शन है, मान और दिशा दोनों क्या हो रहे हैं, समय के साथ साथ प्रत्येक क्षण बदलते रहते हैं। इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, पढ़ेंगे डिश धारा, डीसी करंट। तो डीसी करंट क्या होती है, वह करंट जिसकी डायरेक्शन यानी कि दिशा और मान क्या हो, सभी क्षण यानी कि प्रत्येक समय क्या हो, स्थिर रहे, उसे हम कहेंगे डीसी करंट यानी कि दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो विद्युत धारा का मान और दिशा क्या हो, समय के साथ साथ नियत रहे, कांस्टेंट रहे, यानी कि परिवर्तित ना हो, उसे हम कहेंगे डीसी करंट यानी कि दिष्ट धारा कहेंगे। ठीक है, अब बात करें, ये हमारा ग्राफ है दिष्ट धारा का, ये टाइम है इधर की ओर और ये हमारी करंट आई को डिनोट कर रहा है। तो क्या होगा, हमने क्या देखा, अगर सपोज दैट ये जो हमारी करंट है आई का मान 5 पे या 5 एम्पियर है, सपोज दैट हमारी जो करंट है, जो धारा है वो 5 एम्पियर है, हमने मान लिया। अब क्या है कि हम टाइम को कितना ही बढ़ा रहे हो, अब टाइम को, टाइम मान लो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ऐसे ऐसे हम क्या कर रहे हैं, हम टाइम को बढ़ा रहे हैं, फिर भी हमारी क्या हो रही है, करंट 5 के 5 पे ही रुकी हुई है, ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है। ये जो करंट है ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे आ रही है, यानी कि इसके डायरेक्शन में और वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट यानी कि डीसी करंट। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें डीसी का इस्तेमाल करना होता है। यानी कि जैसे हम बात करें इलेक्ट्रोप्लेटिंग की,
या फिर मोबाइल फ़ोन चार्ज करने की बात करें, या फिर बैटरी को चार्ज करने की बात करें, या फिर धातु शोधन की बात करें, धातु निष्कर्षण की बात करें, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये डीसी करंट का इस्तेमाल करते हैं। या फिर जितने भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं वहाँ पे हम डीसी करंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा डीसी का। आगे चलते हैं। अगला है विद्युत धारा के प्रभाव। तो मैंने बताया था शुरू में ही कि इलेक्ट्रिक करंट को ना तो आप छू सकते हो और ना तो आप देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उसके प्रभावों को आप अनुभव कर सकते हो, समझ सकते हो। जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं डीसी करंट या एसी करंट के माध्यम से, बस उन प्रभावों को अनुभव कर सकते हैं। ना तो करंट को छू सकते हैं और ना तो उसको हम अपनी आंखों से या किसी भी उपकरण से उसको हम देख सकते हैं। तो वही बात कर रहा है कि प्रभाव कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा है हीटिंग इफेक्ट, यानी कि उसमें प्रभाव। तो उसमें प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है, हमारे जितने भी कंडक्टर हैं, चालक हैं, तो सब में क्या होगा, सबका अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा। आप जानते हो कि कोई भी चीज़ दुनिया में आइडियल नहीं है, आदर्श नहीं है। जैसे हम बात करें चालक की, चालक आपका क्या होगा, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, या फिर आपका सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, सब क्या हमारे चालक हैं, जिसमें करंट का मान, धारा का मान आसानी से प्रभावित हो सकता है। ठीक, लेकिन क्या होगा कि जब करंट प्रभावित होगी तो सभी पदार्थों का कुछ ना कुछ क्या होगा, अपना एक अलग प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध क्या करेगा, उनमें धारा प्रवाह का विरोध करेगा। जब धारा प्रवाह का विरोध करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, हीट जनरेट होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी, उसी को हम कहेंगे ऊष्मीय प्रभाव। तो क्या होगा, एच होता है हमारा एच बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। एच क्या हमारा, एच ऊष्मा है, आई करंट है, आर प्रतिरोध है, टी आपका टाइम है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगी, इस कंडक्टर में, चालक में क्या होगा, हमारा ऊष्मीय प्रभाव देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब कंडक्टर में क्या होगी, करंट फ्लो होगी, धारा बहेगी, तो क्या होगा, जो उसमें रेजिस्टेंस या जो उसका प्रतिरोध है मौजूद होगा, वो क्या करेगा, वो उस धारा का प्रवाह का विरोध करेगा, धारा बहने का अपोज करेगा। तो क्या होगा, वहाँ पे आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से ऊष्मा जनरेट होगा, और जितने टाइम तक करंट बहेगी उसका गुणा कर देंगे, तो यहाँ हमारा क्या होगा, ऊष्मी के रूप में उत्पन्न होगा, ऊष्मी क्षय कहलाएगा। और यहाँ से होगा हमारा जो कंडक्टर है वो क्या होगा, हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस में। आपने देखा होगा प्रेस, जिससे आप कपड़ा प्रेस करते हो, आयरन, तो क्या करता है, वो भी हमारा ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। जो उसको हम विद्युत सप्लाई देते हैं तो क्या होगा, उसमें ऊष्मीय इफेक्ट या उसमें प्रभाव उत्पन्न होगा, और वो क्या होगा, उसका जो प्लेट है वो हीट होगा, गर्म होगा, और फिर उसमें प्रेस करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, बल्ब आदि में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, ऊष्मीय प्रभाव का। ठीक, अब देखेंगे चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, तो चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित चालक को घुमाया जाए तो क्या होगा, उस चालक में क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ उत्पन्न होगा, जो करंट को फ्लो कराएगा। या फिर ये कह सकते हो कि जब क्या होगा, किसी चालक में धारा प्रवाहित करें, तो उस केस में क्या होगा, अपने आसपास वो चुंबकीय क्षेत्र उपलब्ध कराएगा, अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो क्या होगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा या फिर चुंबकीय प्रभाव कहलाएगा। जैसे कोई कंडक्टर है, हमने उसको सप्लाई दे दिया, अगर आसपास क्या होगा, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ विद्युत मौजूद है। यदि वहाँ पे चुंबक क्षेत्र नहीं उत्पन्न होता है तो हम समझ जाएंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो विद्युत घंटी में, यानी कि इलेक्ट्रिक बेल में, विद्युत चुंबक बनाने में, ठीक है, या फिर पंखा, मोटर, जनरेटर आदि हम क्या करते हैं, हम चुंबकीय प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम चुंबक इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब बात करेंगे रासायनिक प्रभाव। तो रासायनिक प्रभाव क्या होगा, रासायनिक प्रभाव कहने का मतलब यह है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट या विलयन में हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित कर दें, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट विलयन में हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित कर दें, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, जो विलयन है, वो क्या होगा, वो अपने आयनों में टूट जाएगा, अपने आयनों में बट जाएगा। तो उसमें जो प्रभाव होगा, हमें क्या होगा, हम कहेंगे रासायनिक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक प्रभाव। जैसे हमने ये कहा
कि हम बात कर लें H2O की, हम बात करें H2O की, जैसे हम इस जल में क्या करेंगे, विद्युत सप्लाई देंगे तो क्या होगा, यह H प्लस OH माइनस, यानी कि H प्लस धन आयन और OH माइनस क्या होगा हमारा, ऋण आयन में टूट गया। या फिर बात करें हम H2SO4 की, H2SO4, तो ये क्या होगा, ये 2H प्लस और प्लस SO4 माइनस, यानी कि ये हाइड्रोजन आयन प्लस में टूट गया और जो सल्फेट आयन है या माइनस में टूट गया। तो क्या किया हमने, एक इलेक्ट्रोलाइट या एक विलयन के अंतर्गत धारा प्रवाहित किया, तो क्या हो गया, जो हमारा विलयन है, जो इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें अम्ल या क्षार आप कुछ भी ले सकते हो, तो क्या होगा, वो अपने आयनों में टूट जाएगा, तो उसे हम कहेंगे रासायनिक प्रभाव, यानी कि केमिकल इफेक्ट कहते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहने का मतलब यह कि जहाँ पे हमें क्या करना हो, जहाँ पे हमें इस्तेमाल करनी होगी एक धातु के ऊपर दूसरे धातु का लेयर चढ़ाना। जैसे आप ये कह सकते हो कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने का मतलब यह हुआ कि एक धातु के ऊपर दूसरे धातु का परत चढ़ाना हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग रहता है, जो आगे हम आपको बैटरी में पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके अलावा धातु निष्कर्षण वगैरह में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, रासायनिक प्रभाव का। इन सब चीज़ों में हम क्या करेंगे, रासायनिक प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा किरण प्रभाव, यानी कि रे इफेक्ट। तो रे इफेक्ट क्या होता है कि जब हाई वोल्टेज और हाई फ्रिक्वेंसी वाली करंट को, जब हाई वोल्टेज या हाई फ्रिक्वेंसी करंट को हम किसी वैक्यूम ट्यूब से गुजारते हैं या वैक्यूम ट्यूब में प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है कि वैक्यूम ट्यूब से विभिन्न प्रकार की किरणें निकलती हैं, जिनको हम एक्स रे के नाम से जानते हैं। तो ये बात कह रहा है कि जब हाई वोल्टेज या हाई फ्रिक्वेंसी वाली करंट को वैक्यूम ट्यूब में प्रवाहित करते हैं, तो क्या होगा, वैक्यूम ट्यूब से विभिन्न प्रकार की, एक विशेष प्रकार की किरणें उत्पन्न होती हैं, एक्सरे। तो जो ये प्रभाव उत्पन्न होगा इसी को हम कहेंगे किरण प्रभाव, यानी कि रे इफेक्ट कहलाएगा, ठीक है। और उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो चिकित्सा के क्षेत्र में हड्डियों का छायाचित्र प्राप्त करने के लिए। यानी कि जैसे आपके शरीर में कोई फ्रैक्चर हो गया या आपका कोई बॉडी अंग काम नहीं कर रहा है, तो एक्सरे करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, किसका, रे इफेक्ट का, किरण प्रभाव का हम इस्तेमाल करते हैं एक्सरे वगैरह करने के लिए। तभी आपका डॉक्टर क्या करता है, उस एक्सरे से करता है और देखता है कि आपकी हड्डी में कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, कहाँ पे हमें ज्वाइंट करना है आपकी हड्डी पे, इससे पता लगता है। अब बात करेंगे गैसीय आयनोजेशन इफेक्ट, यानी कि गैसीय विसर्जन या आयनीकरण प्रभाव। तो इसमें क्या होगा कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट को किसी गैस से प्रवाहित कराएंगे, तो क्या होगा, उसमें विसर्जन हो जाएगा। जैसे हम बात करें अगर मरकरी वेपर लैंप या फिर सोडियम वेपर लैंप की, तो क्या होगा, जब उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, तो क्या होगा कि वो आयनित हो जाएगा, वो जो गैस हमारा होगा वो हमारा आयनित हो जाएगा। इसी को बोलेंगे हम गैसीय आयनीकरण प्रभाव बोलते हैं। तो ये सारे हमारे प्रभाव थे। आगे बढ़ते हैं अब। अगला हमारा है विद्युत वाहक बल, यानी कि ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ का फुल फॉर्म पूछता है, आपको दे देगा एग्जाम में एग्जामिनर कि ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, तो होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका हिंदी होगा विद्युत वाहक बल। तो क्या होता है, इसके नाम से क्लियर है, विद्युत को ढोने वाला बल। विद्युत वाहक मतलब ढोने वाला, अब बल समझ रहे हो आप। तो विद्युत को ढोने वाला यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो पहुंचाने वाला फोर्स है, जो बल है, उसी को हम कहेंगे ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो कह रहा है कि पदार्थ में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल हमारा क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब ये कहाँ होता है, यह सेल में, जनरेटर में, मोटर में आदि जगहों पे हमारा क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। तो यह सेल, बैटरी, जनरेटर आदि में क्या होगा, प्राप्त होता है। अब विद्युत वाहक बल का मात्रा की बात करें तो मात्रा को उसका वोल्ट होगा और प्रतीक इसका ई होगा। तो इस पॉइंट को नोट कर लेना।
जो हमारा ईएमएफ है, ईएमएफ का प्रतीक की बात करें, सिंबल की बात करें तो क्या होगा हमारा ई, कैपिटल ई। और बात करें ईएमएफ का मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा वोल्ट। यानी जो हमारा ईएमएफ होगा वो वोल्ट में मापा जाता है। ठीक है, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट। अब बात करेंगे पोटेंशियल और विभव की। तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल यानी कि विभव कहने का मतलब यह कि एकांक आवेश को या फिर किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य हमारा कहलाता है विभव यानी कि वोल्टेज। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य हमारा विभव कहलाता है। या फिर कह सकते हो विभव को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो V बराबर क्या होगा? V बराबर W/Q। तो लो नोट कर लेना यहाँ पे, V आपका वोल्टेज, V आपका वोल्टेज है, W आपका वर्क कार्य है और Q आपका चार्ज यानी कि आवेश है। ठीक है, तो हमने क्या बताया इसका डेफिनेशन कि एकांक आवेश को या फिर आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य होगा वही हमारा क्या होगा? वही हमारा वोल्टेज यानी कि विभव कहलाएगा। अब इसका मात्रा निकालना चाहें तो क्या होगा? इसका मात्रक एक तो होता है वोल्ट, एक मात्रा क्या होता है? एक होता है हमारा वोल्ट। ठीक, और फिर बात करें अगर इसका मात्रक तो क्या होगा? W यानी क्या है? हमारा वर्क, कार्य। और कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक जूल। और Q हमारा क्या है? चार्ज या आवेश। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो क्या होगा? जो हमारा वोल्ट विभव है तो विभव का मात्रक क्या होगा? वोल्ट और या फिर जूल प्रति कूलाम, दोनों नोट कर लेना। इस पॉइंट को नोट कर लेना आप। V बराबर W/Q हमारा क्या है? फार्मूला होगा इसका। वो कैसे आया मैं बताया डेफिनेशन से। उसके बाद V आपका क्या है? V आपका विभव है, वोल्टेज है, इसको हम वोल्ट कहते हैं या वोल्ट से दर्शाते हैं। V बराबर W/Q से W का मान जूल और Q का मात्रक कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम में हमारा क्या हो गया? विभव का वोल्ट का मात्रक हो गया। ठीक है, तो वही बात है। अब बात करें तो यह धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकता है, यह पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। तो कैसे? अब बात करें कि अगर जो कोई विद्युत धारा है, विद्युत धारा किसी वस्तु से बह रही है अर्थ की ओर, पृथ्वी की ओर, तो क्या होगा? हमने बताया था आपको शुरू में ही कि जो हमारी करंट होती है वो हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो होती है, यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हमारी जो धारा होती हैं वो प्रभावित होती हैं। तो हमने ये कह दिया, अच्छा थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, आपने नोट कर लिया होगा इस पॉइंट को, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। जैसे अब बात करें हम कि दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जैसे हमारी ये कोई वस्तु है, ये हमारी कोई वस्तु है और ये हमारी क्या है? ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है। यदि जो धारा का प्रवाह है, यदि धारा का प्रवाह वस्तु से पृथ्वी की ओर हो रहा है, मतलब क्या हमारा? और वस्तु हमारा धन आवेश है और पृथ्वी हमारी ऋण आवेश है। हमने बताया था जो धारा प्रवाहित होती है हमेशा प्लस से माइनस की ओर या फिर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर। तो वस्तु अगर क्या होगी? अगर वस्तु हमारा प्लस चार्ज होगी तो पृथ्वी हमारी माइनस होगी। तभी तो भाई धारा क्या होगी? वस्तु से किधर बहेगी? धारा हमारा बहेगी वस्तु से पृथ्वी की ओर। तो इस प्रकार हम बात करें पोटेंशियल की, बात करें वोल्टेज की, तो हमारा जो वस्तु क्या होगा? ये होगा हमारा हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज। इसको बात करें हम लो वोल्टेज, लो वोल्टेज, या फिर इसको कह सकते हो पॉजिटिव वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज। इसको कह सकते हो आप नेगेटिव वोल्टेज। तो कहने का मतलब यह है कि जो धारा होती है प्लस से माइनस चलती है या हाई से लो की ओर चलती है। तो वही बात है, यदि धारा वस्तु से बह रही है पृथ्वी की ओर तो इसे कहेंगे हम कि हमारा जो वस्तु है वो क्या है? वो हमारा हाई वोल्टेज पर है या फिर धनावेश है। जो पृथ्वी हमारी वो लो वोल्टेज पर है या फिर ऋणावेश है। इसका जस्ट उल्टा आप कर दो कि धारा क्या है? धारा अगर पृथ्वी से वस्तु की ओर बह रही है तो पृथ्वी हमारी क्या हो जाएगी? हमारी पृथ्वी हो जाएगी हाई वोल्टेज या फिर प्लस, हमारी जो वस्तु हो जाएगी लो वोल्टेज या फिर माइनस। यही बात है। ठीक,
अब बात करेंगे विभवांतर की, पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि जब किसी कंडक्टर या तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों के विभवों में जो अंतर होता है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभव अंतर या विभवांतर। ठीक है, यानी कि जब किसी कंडक्टर में हम धारा प्रवाह करते हैं तो उसके सिरों पर जो अंतर होता है उसके वोल्टेज में, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा बस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ध्यान देना, जब किसी चालक या प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभवों में क्या होगा, कुछ अंतर पैदा होगा, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस से विभवांतर कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसको कैपिटल V से, और इसका मतलब क्या होगा, वोल्ट होगा। जैसे सपोज दैट हमारा एक ये वायर है, हमारा एक कंडक्टर है, चालक है, क्या है, चालक है। अब इसमें क्या है, इसका ये पहला सिरा है, इसका यह दूसरा सिरा है। और जब क्या करेंगे, जब इसके अंदर हम क्या करेंगे, करंट प्रवाहित कराएंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, तो धारा कैसे प्रवाहित करेंगे भाई, धारा प्रवाहित करने के लिए हमें एक सिरा होगा प्लस, एक सिरा प्लस, दूसरा क्या होगा हमारा माइनस, तभी तो धारा बहेगी। अब जब धारा बहेगी तो क्या होगा कि जिस सिरे पे, यहाँ मान लो क्या हो गया, यहाँ हमारा आ गया प्लस आ गया, यहाँ हमारा माइनस आ गया, या फिर ये कह सकते हो यहाँ मान लो प्लस के 6 वोल्ट और यहाँ आ गया माइनस के 6 वोल्ट। ठीक, तो क्या होगा, हमने क्या होता है कि जो दोनों सिरे हैं, इन दोनों सिरों के वोल्टेज में जो अंतर होगा उसी को हम बोलेंगे विभवांतर या वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इसको। अब कितना होगा अंतर निकालने, तो हमारा कितना था 6 वोल्ट, प्लस क्या था तो प्लस, माइनस, और ये हमारा कितना था माइनस के -6। हमारा पहले सिरे का वोल्टेज कितना था, वो था 6 वोल्ट, दूसरे सिरे का वोल्टेज -6 वोल्ट। ठीक, अब अंतर, दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या होगा, 6 जब ब्रैकेट उठेगा तो प्लस बराबर 12 वोल्ट, यानी कि दोनों के बीच जो अंतर होगा, दोनों पोटेंशियल के बीच हमारा 12 वोल्ट होगा। तो ये हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि किन्हीं भी दो सिरों के बीच जो अंतर होगा वोल्टेज के बीच, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अब बात करेंगे टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, किसी सप्लाई या किसी भी उपयंत्र के आउटपुट पे जो वोल्टेज मिलती है उसे हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो विद्युत आपूर्ति सोर्स के टर्मिनल पर जो हमें वोल्टेज मिलती है उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। इसको हम VT से दर्शाते हैं, V मतलब वोल्टेज, T मतलब टर्मिनल, VT से। या फिर आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई उपकरण है, तो उसके जो दोनों सिरे हैं, आउटपुट पे उसके जो दोनों सिरे हैं, उस पर कितना वोल्टेज मिल रहा है, जो वोल्टेज मिलेगा वही क्या होगा, वही हमारा आउटपुट या टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। अब बात करेंगे वोल्टेज ड्रॉप की। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, तो जब किसी कंडक्टर या वायर में हम करंट को फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, करंट में धारा बहेगी, तो उस कंडक्टर में क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध मौजूद होगा जो उस धारा प्रवाह का विरोध करेगा। तो क्या होगा, विरोध करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक ड्रॉप उत्पन्न होगा। क्या होगा, एक ड्रॉप यानी कि क्षय होगा, जिसे हम बोलेंगे V बराबर I × R। यही हमारा क्या है, यही हमारा वोल्टेज ड्रॉप है। V बराबर IR हमारा क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है। यानी कि किसी परिपथ में क्या होगा, जब धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें मौजूद जो प्रतिरोध है वो धारा प्रवाह का विरोध करेगा। जब विरोध करेगा तो क्या होगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है, वो ड्रॉप होगी। वो किस रूप में ड्रॉप होगी, I × R के रूप में ड्रॉप होगी, जिसको हम बोलेंगे क्या, V बराबर I × R यानी कि ड्रॉप। अब इलेक्ट्रिक कार्य यानी कि विद्युत वर्ग क्या होता है, तो कार्य क्या होता है, कार्य यानी कि हमारा हो जाएगा कि W बराबर F × D, आपने पढ़ा था फिजिक्स में। W बराबर क्या होता है, F × D, यानी कि बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। W बराबर F × D। F आपका बल था और D आपका विस्थापन। बात करें फिजिक्स में क्या होगा, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी कि बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, W बराबर F × D। लेकिन यदि हम बात करें किसकी बात में, इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करें, विद्युत कार्य की बात करें, तो विद्युत कार्य में क्या होता है, अभी हम इसके ऊपर पढ़े थे EMF यानी कि विद्युत वाहक बल।
तो जो हमारा फोर्स है, जो ये बल है, इसके जगह पे क्या होगा हमारा, इसके जगह पे हमारा हो जाएगा EMF यानी कि V। और बात करें विस्थापन की, विस्थापन की बात करें, इसके जगह पे क्या होगा हमारा, इसका जगह होगा I इंटू टी, आई इंटू टी की बात करें। अब ये कहाँ से आया हमारा, ये कहाँ से आया, ये आया Q से, Q बराबर IT से, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था I बराबर Q बाई टी। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अब निकालना चाहें, यहाँ से निकालेंगे विस्थापन, तो क्या होगा, विस्थापन निकालना चाहें तो इस I और T का आपस में गुणा होगा, तो हो जाएगा Q बराबर I इंटू टी। और Q क्या हमारा, हमारा Q है विस्थापन, Q हमारा विस्थापन कहलाता है, ठीक है। तो जिस प्रकार हमने पढ़ा था फिजिक्स में W बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है, यानी कि बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल वर्क में भी क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल का मतलब क्या है, EMF, और EMF का मात्रक होता है वोल्ट यानी कि V इंटू विस्थापन की जगह पर क्या लिखा हमने, IT। ये IT कहाँ से आया, तो जानते हो I बराबर Q बटा T, मैंने पढ़ा था शुरू में ही। और Q बराबर हम क्या कर दिया, Q बराबर I इंटू टी हो गया। और Q क्या हमारा, Q हमारा विस्थापन है, तो ये हमने क्या किया, IT कर लिया। तो समझ गया, कार्य बल क्या होगा, EMF इंटू I इंटू टी, या कह सकते हो V इंटू I इंटू टी, हमारा क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क है। इस फार्मूले को आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर यानी कि विद्युत शक्ति की। शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कार्य, अभी हमने कार्य पढ़ा है, अब निकाल लेते हैं, ध्यान देना। कार्य करने की दर क्या होती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हॉर्स पावर यानी कि HP होती है। किसकी होती है, HP में, हॉर्स पावर, विद्युत शक्ति। देखो तो क्या होगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो विद्युत कार्य बटा में समय, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया। अब देखो, अभी हमने पढ़ा था विद्युत कार्य का मात्रक, क्या पढ़ा था हमने, विद्युत कार्य की बात करें तो क्या था हमारा, ये था V इंटू आई इंटू टी, V इंटू आई इंटू क्या था, T था, ठीक। बटा में हम बात कर लें समय, T हो गया। तो विद्युत कार्य V इंटू आई इंटू टी हो गया, बटा में समय। अब जो टोटल बन गया हमारा, क्या बन गया, हमारा बन गया पावर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो क्या होगा, इस T से हमारा T क्या होगा, कैंसिल, क्या बच जाएगा, V इंटू आई बच जाएगा। या फिर लिख सकते हो आप, पावर को हम P बराबर V इंटू आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, P बराबर V इंटू आई से डिनोट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला हो गया। इसके अलावा एक और फार्मूला है मेरे पास। अब देखो, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले शुरू में ही, क्या होता है, V बराबर W बाई क्यू। हमने पढ़ा था V बराबर W बाई क्यू पढ़ा था, ठीक। और बात करें हम यहाँ इस V को हम क्या करें, V को चेंज करें तो क्या होगा, या फिर आप लिख सकते हो W बराबर क्या होगा, W बराबर हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी हो गया। इस W क्या होगा, W बराबर V इंटू आई इंटू टी हो जाएगा। फिर बात करें हम Q की, Q बराबर क्या होगा, Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से मैं क्या निकलेगा, यहाँ से हम लिख सकते हो P बराबर एक होता है V स्क्वायर इंटू V स्क्वायर अपन R होगा, V स्क्वायर बटा में R। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सेकंड फार्मूला हो जाएगा। नंबर थर्ड बात करें, ये होगा P बराबर I स्क्वायर इंटू R। ये हमारा हो जाएगा थर्ड फार्मूला। तो आपको क्या करना है, आपको इस पावर के तीनों फार्मूलों को याद रखना है। P बराबर क्या होगा, V इंटू आई, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, और P बराबर I स्क्वायर R। इन तीनों फार्मूलों को आपको ध्यान रखना होगा, याद करना होगा। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हर एग्जाम में न्यूमेरिकल देखने को मिलता है।
यहाँ से न्यूमेरिकल पूछता है, आपको दे देगा वोल्टेज, करंट दे देगा तो पावर पूछ लेगा, या फिर आपको पावर दिया रहेगा, वोल्टेज दिया रहेगा तो करंट पूछ लेगा, या फिर आपको पावर दिया रहेगा, वोल्टेज दिया रहेगा तो आपसे रेजिस्टेंस पूछ लेगा, या फिर रेजिस्टेंस और वोल्टेज दिया रहेगा तो आपसे पावर पूछ लेगा। यहाँ पे अगर आपको करंट दिया रहेगा और प्रतिरोध दिया रहेगा तो पावर पूछ लेगा, या फिर पावर दिया रहेगा, करंट दिया रहेगा तो आर पूछ लेगा। तो इन तीनों फार्मूलों का आपको ध्यान रखना होगा और यहाँ से न्यूमेरिकल बन के एग्जाम में आते हैं, या फिर कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्या करता है, ये तीनों फार्मूला दे देगा, डायरेक्ट ये तीनों फार्मूला दे देगा और एक फार्मूला और दे देगा और पूछेगा कि निम्न में से कौन सा फार्मूला पावर का नहीं है, निम्न में से कौन सा फार्मूला पावर का नहीं है। तो जब तक आपको ये तीनों फार्मूले याद नहीं होंगे तो आप उसको छांट नहीं पाओगे कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब नोट कर लें इस पॉइंट को। अब बात करेंगे ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब क्या इसका फॉर्मूला है, E बराबर P इंटू टी, P इंटू टी। अब बात करें ऊर्जा की तो P की जगह अभी पढ़ा हमने, अभी हमने पढ़ा P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई इंटू क्या होता है, T। या कह सकते हो P बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी कर सकते हो, या फिर P बराबर V स्क्वायर अपन आर इंटू टी कर सकते हो। तो सारे के सारे फार्मूले क्या हमारे, सारे के सारे फार्मूले हमारे एनर्जी के हैं, ऊर्जा के हैं, ये भी सही है। इसको आपको ध्यान रखना होगा कि P बराबर क्या होता है, P बराबर हम बात करें तो W/T और P का मात्रा मतलब क्या हो गया कि आई स्क्वायर आर या V स्क्वायर आर या V इंटू आई हमारा पावर के लिए है, बाकी T दिया था तो T हमारा चलते आ रहा है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे विद्युत पदार्थों के प्रकार। तो पदार्थ हमारे जो है 3 प्रकार के हैं, पहला चालक, फिर कुचालक, फिर अर्धचालक। पहले हम बात करेंगे चालक की, कंडक्टर की। तो वह पदार्थ जिसमें से धारा का प्रवाह आसानी से हो सके उसे हम कहेंगे चालक पदार्थ, या फिर ये कह सकते हो कि ऐसा पदार्थ जिसमें क्या हो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक मात्रा में हो तो उसे हम कहेंगे कंडक्टर, चालक, जिसमें धारा से प्रवाह आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो चालक क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं, यानी कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों तो क्या होंगे, वो अधिक इलेक्ट्रॉन जब फ्री होंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर तेज़ी से मूव करेंगे, जब मूव करेंगे धारा क्या होगी, उतनी तेज़ी से उत्पन्न होगी, बढ़ेगी। तो वही बात करें जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ धारा का मान अधिक होगा। जैसे बात करें चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम आदि क्या है, चालक के उदाहरण हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है, सबसे अधिक बात करें कंडक्टिविटी की, सबसे अधिक कंडक्टिविटी की बात करें तो नोट कर लेना, सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक चांदी है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। देखो कि बुक्स में तो दे रखा है, बुक्स में हम बात करें तो जो सबसे अधिक जो बात करें कंडक्टिविटी के तौर पे, तो जो सोना होता है हमारा, सोना 98%। बात करें चालकता की, बात करें चालकता की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सोना क्या होता है, सोना 99% इलेक्ट्रिक का क्या होता है, चालक होता है। हम बात करें 98% ये हमारा होता है किसका, चांदी का। तो चांदी होती है 98% का इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से फ्लो कर सकती है। हम बात करें कॉपर की तो ये होता है हमारा 78%, ये होता है कॉपर यानी कि तांबा। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो जो सबसे अधिक कंडक्टिविटी की बात आती है तो वो किसकी आती है, वो सोना की, क्योंकि सबसे अधिक सोना क्या करता है, आसानी से अधिक मात्रा में करंट को प्रभावित कर सकता है। उसके बाद चांदी आता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, फिर भी हम अगर बात आती है सबसे अच्छे कंडक्टर की तो हम चांदी की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं। ठीक है, क्यों, होता क्या है कि जब बात करें कंडक्टिविटी तो ऐसा होता है, लेकिन जो हमारा सोना है ना, तो
तो सोना की जो होती है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, वो क्या होती है, वो चांदी की अपेक्षा अधिक होती है। चांदी की अपेक्षा सोने की जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है, विशिष्ट प्रतिरोध है, क्या होती है, सोने की अधिक होती है। इस कारण से हम क्या करते हैं, अगर बात करते हैं कंडक्टर की, तो चांदी को पहले स्थान देते हैं, फिर देंगे सोना को, और तब देंगे हम किसको, कॉपर को। इसलिए पहले हम इसको, दूसरा सोना को, और तीसरा देते हैं किसको, कॉपर को। क्यों? क्योंकि जो चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध है वो कम होता है और सोने का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए हम चांदी को सुपर कंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं चालक के गुणधर्म क्या है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। अब बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, तो एक अच्छे कंडक्टर के क्या क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छे कंडक्टर के क्या क्या गुण होने चाहिए उसको देख लेते हैं। नंबर 1 कह रहा है कि चालक सस्ता, सरलता से उपलब्ध होना चाहिए, जिससे कि सामान्य विद्युत कार्यों के लिए उपयोग किया जा सके। यानी कि जो कंडक्टर है वो सस्ता होना चाहिए, यानी कि जो उसका दाम है, मूल्य है, कॉस्ट है, वो कम होना चाहिए, और वो आसानी से क्या होना चाहिए, आसानी से मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई दाम तो कम है लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा दाम कम होने का। तो दाम भी कम होना चाहिए, उसका मूल्य भी कम हो, और आसानी से क्या हो, वो अवेलेबल हो, मौजूद हो, ऐसा होना चाहिए। नंबर 2 ड्यूक्टाइल होना चाहिए, यानी कि तन्य होना चाहिए, यानी उसको खींचने पे जल्दी टूटना नहीं चाहिए, वो क्या हो जाए, खींच जाए, तन जाए, जिससे कि उसके महीन तार निर्मित किया जा सके। यानी कि वो क्या हो जाए, ड्यूक्टाइल, यानी कि तन्यता हो इसमें, वो अधिक फैल सके, खींच सके, उसी को हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्या होगा, चोक, आर्मेचर आदि बाइंडिंग यहाँ का नहीं होगी। जैसे अब हम ट्रांसफार्मर की या फैन की या मोटर की जब बाइंडिंग करते हैं तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकें। नंबर 3 चालक सुदृढ़, यानी कि मजबूत होना चाहिए, जिससे कि क्या हो जाए, ओवरहेड लाइन में प्रयोग किया जा सके। यानी कि आपकी जो ओवरहेड लाइनें हैं, जो घरों में आप देखा होगा, गाँव घरों में या फिर जो बाहर शहरों में निकलती रहती हैं टावर के माध्यम से, पोल के माध्यम से, तो हमारी क्या है, ओवरहेड लाइन है। तो ओवरहेड जो लाइन है वो कैसे होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, यानी कि ड्यूक्टाइल, तन्यता गुण होना चाहिए, यानी कि वो खींचने पे फैले, लेकिन वो क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, टफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने खींच दिया तो वो क्या हो जाए, टूट जाए, ये कह रहा है। इसके बाद अगला है चालक आघात वर्तनीय होना चाहिए, यानी कि कैसा होना चाहिए, जब चालक पे आप चोट करो, चालक पे आप चोट लगाओ, घात कर, तो क्या हो, वो फैल जाए, वो फैलने लगे, यानी कि चोट करने पे फैलने वाला होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए हमारा। इसके बाद आगे देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 5 चालक कैसा होना चाहिए कि जोड़ों की सोल्डरिंग आसानी से की जा सके, यानी कि जहाँ पे हमें जॉइंट को ऐड करना है, जोड़ना है, वहाँ पे सोल्डरिंग करनी है, तो वहाँ पे सोल्डर हम आसानी से लगा सकें, सोल्डरिंग कर सकें, वहाँ पे हम इस प्रकार के चालक का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 6 कह रहा है कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कम व चालकता अधिक होनी चाहिए। इस पॉइंट को नोट कर लेना, ये क्वेश्चन पूछता है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कम व चालकता अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों? हम बात करें चूँकि चालक की, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि जो उसका अंदर जो प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, किसी भी पदार्थ का अलग अलग होता है अपना विशिष्ट प्रतिरोध। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप हैं, हम हैं, या कोई भी है, तो सबके अंदर क्या होगा, सबके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, स्पेशल प्रॉपर्टी गुण होगा उसके अंतर्गत। आपके अंदर कुछ स्पेशल गुण होगा, किसी दूसरे के अंदर भी क्या होगा, अलग गुण होगा। तो सबके अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है, अलग अलग गुण होते हैं। तो इसी प्रकार जितने हमारे कंडक्टर हैं, जितने हमारे चालक हैं, उनके पास भी क्या होगा, उनके पास भी अपना अपना अलग अलग क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध होगा। कॉपर का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा, आयरन का अलग होगा। जितने भी मेटल हैं सबके विशिष्ट प्रतिरोध क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो वही कह रहे हैं कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए। अब प्रतिरोध कम रहेगा तो क्या होगा, धारा अधिक प्रवाहित हो सकेगी, इसलिए चालकता अधिक होनी चाहिए। यानी कि जब प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान अधिक होगा, तो क्या होगी, चालकता आपकी बढ़ जाएगी, ऐसा होना चाहिए। नंबर 7 कह रहा है कि चालक ऐसा होना चाहिए कि वह वातावरण के प्रभावों से, जैसे नमी, वर्षा आदि से क्या हो, मुक्त हो। यानी कि उस पर क्या हो कि मौसम का ज़्यादा इफेक्ट न पड़े, यानी कि जाड़ा, बरसात, गर्मी, मौसम इत्यादि में क्या हो, वो ज़्यादा प्रभावित ना हो सके, जंग वगैरह उस पर ना लगे, इसकी बात कर रहा है। अब बात करेंगे चालकों का
वर्गीकरण। तो चालक हमारे 3 प्रकार के हैं। पहला है ठोस कंडक्टर यानी कि सॉलिड कंडक्टर। तो ठोस पे क्या होंगे, जिसकी आकृति, आकार सब क्या हो, निश्चित हो और वो स्थान घेरता हो, जिसमें क्या हो, भार हो, उसे हम कहेंगे ठोस। तो वही कह रहा है ठोस चालक क्या हो गए, निश्चित आकृति एवं आकार रखते हैं। जैसे में आपका सोना हो गया, तांबा यानी कॉपर, चांदी, लोहा आदि के हमारे ये ठोस चालक हैं। अब बात करें द्रव्य चालक यानी कि लिक्विड। तो वे चालक जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें हम लिक्विड कहते हैं, जिनकी क्या होती है, आकृति निश्चित नहीं होती है लेकिन आकार निश्चित होता है। आप उनको जिस बर्तन में रखोगे उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, जैसे जल हो गया, जल भी आपका क्या है, एक कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसमें करंट प्रवाहित करोगे तो यह प्लस H प्लस 2H प्लस प्लस OH माइनस, ये आपका हो गया धन आयन और ये आपका हो गया ऋण आयन। तो धन आयन और ऋण आयन में टूट जाएगा और उसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो ये भी हमारे क्या है, द्रव चालक है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, AgNO3 यानी कि, और जब इसमें आप करंट फ्लो कराओगे तो क्या होगा, जो सिल्वर नाइट्रेट है वो अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा प्लस और माइनस में, और धारा का प्रवाह आसानी से हो सकेगा। तो ये हमारा क्या है, एक द्रव चालक है। इससे बात करें H2SO4 की यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की, वो भी क्या हमारा है, वो भी हमारा एक द्रव चालक है। जैसे उसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम उसमें प्रवाहित करेंगे करंट, वो अपने आयनों में टूट जाएगा और धारा प्रवाह करने लगेगा। अब बात करेंगे गैसीय चालक की। गैसीय चालक क्या होगा, तो वह चालक जो क्या हो, जो गैस रूप में मौजूद है उसे हम कहेंगे गैसीय चालक। जैसे हमारी जो आदर्श गैस है, हम बात करें जो इनर्ट गैस है, वो क्या हमारी, वो विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं, उनमें करंट का प्रवाह नहीं होता। लेकिन जो गैसें आइडियल नहीं है, जिनमें कुछ ना कुछ क्या हो, मिक्स हो, तो उनमें क्या होंगे, धारा प्रवाह आसानी से हो सकता है। ठीक है, जैसे हम बात करें हीलियम की, आर्गन की, नियॉन की, इसलिए तो इनका हम बल्ब में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होती हैं, इनमें धारा प्रवाहित होती है और ये क्या होते हैं, अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं, क्योंकि ये प्योर नहीं होती हैं, इसलिए इनका हम इस्तेमाल करते हैं बल्ब वगैरह में भी। ठीक, इसलिए बोल देंगे इन्हें गैसीय चालक कहते हैं। अब बात करें चालक पदार्थों की तुलना। तो यहाँ से कुछ पॉइंट है, उसको नोट कर लेना, क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, तो थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। हाँ, पूरा ये दिखना चाहिए, बस ठीक है। फिलहाल देखो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कंडक्टर की गलनांक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गलनांक किसका। फिर बात करें तांबा की, बात करें तांबा का गलनांक, और ये भी याद कर लेना इसका विशिष्ट प्रतिरोध, और इसके बाद आपका एल्युमिनियम का ये और ये। ठीक है, इसके बाद हम बात करें हम किसकी, टंगस्टन की। टंगस्टन का गलनांक याद कर लेना, अप्रॉक्स होता है कितना, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हालांकि आप सबको याद कर लोगे तो और बेहतर रहेगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए, लेकिन कुछ चुनिंदे हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करें चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और टंगस्टन, तो इनकी सबकी क्या गलनांक याद कर लेना, और साथ में इनका जो विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता है, इनको आपको ध्यान रखना होगा कि किसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, और खासकर चांदी की, इसके बाद एल्युमिनियम की और ये तांबा की, इनकी विशिष्ट प्रतिरोधकता और बाकी सारे के टेम्परेचर आपको ध्यान में रखना होगा। इसी प्रकार हम बात कर ले अगर और बात कर लेते हैं तो लेड और टीन, इनका गलनांक याद करना। लेड और टीन का गलनांक आपको याद करना है, लेड और टीन का गलनांक कितना होता है। और फिर आपका रहेगा इसमें जिंक का गलनांक आप याद कर लेना। ये सारे जो समय मैं टिक कर रहा हूँ, ये तो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि आप एग्जाम में इनसे ना पूछ के जो और भी मेटल दे रखे हैं उनके बारे में पूछ लिया जाए। तो आप अगर सबको याद कर लोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अदरवाइज ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब बात करेंगे हम इंसुलेटर यानी कि अचालक पदार्थ की। तो वह पदार्थ जिसमें क्या हो, जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से ना हो पाए या धारा का प्रवाह ना हो, उसे हम कहेंगे इंसुलेटर यानी कि कुचालक पदार्थ। या फिर दूसरे में आप ये कह सकते हो कि वह पदार्थ जिसमें क्या हो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य हो, यानी कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो, तो उसे हम कहेंगे कुचालक यानी कि इंसुलेटर पदार्थ। और जब किसी पदार्थ में यदि आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, मौजूद नहीं होगा, एब्सेंट होगा, तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं तो धारा प्रवाह कौन करेगा, धारा प्रवाह तो इलेक्ट्रॉन ही करता है ना। तो वही बात है। अब जैसे आपका हो गया माइका यानी कि अभ्रक, कांच, एस्बेस्टस, बैकेलाइट, पीवीसी, सारे के सारे क्या आपके, ये सारे आपके क्या हैं, कुचालक पदार्थ हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल हैं जो धारा प्रवाह नहीं करते हैं, धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है। और इसके अलावा और क्या बोल सकते हो आप, कुचालक पदार्थ को हम अधात्विक पदार्थ भी कह सकते हैं। अधात्विक पदार्थ, सामान्य पदार्थ क्या होते हैं, अधात्विक होते हैं। और प्रत्येक पदार्थ का अलग अलग क्या होता है, पृथक वोल्टेज सहन सीमा होती है, जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। यानी कि हम बात करें पीवीसी, बैकेलाइट, एस्बेस्टस, कांच, अभ्रक, रबर, जितने भी हैं वायु, सब क्या हमारे कुचालक पदार्थ हैं। और सबकी क्या है, अपनी अपनी क्या है, स्ट्रेंथ अलग अलग है वोल्टेज सहने के अकॉर्डिंग, जिसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, वह वोल्टेज जिसको कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल, कुचालक पदार्थ बिना नुकसान हुए सह सके, उसे हम कहेंगे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसे हम बात करें अगर एस्बेस्टस की, तो अगर मान लो ये 250 वोल्ट तक क्या कर सकता है, 250 वोल्ट तक बिना किसी नुकसान के या सह सकता है, तो बोलेंगे कि जो एस्बेस्टस का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो कितना है, वो 250 वोल्ट है। तो वह वोल्टेज जिसको हमारा जो कुचालक पदार्थ है बिना नुकसान हुए, बिना खराब हुए सह सकता है, उसे हम कहेंगे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ शक्ति कहते हैं। और जो वोल्टेज होगी उसे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वोल्टेज कहेंगे। ठीक है। अब देख लेते हैं इनकी क्वालिटी क्या क्या है हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल के, कुचालक पदार्थ के। ध्यान देना, नंबर 1 कह रहा है कि अचालक पदार्थ के डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान उच्च होना चाहिए। इस पॉइंट को आप नोट करना कॉपी पे। कुचालक पदार्थ की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान उच्च होना चाहिए। इसका हिंदी होता है परावैद्युतशीलता, परावैद्युतशीलता। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का हिंदी होता है परावैद्युतशीलता। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो हमारे कुचालक पदार्थ हैं उनकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कैसी होनी चाहिए, तो उनकी उच्च होनी चाहिए, जो क्या कर सकें, अधिक से अधिक वोल्टेज को बिना नुकसान हुए सह सकें। ठीक है, जिससे कि उसका उपयोग उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली विद्युत युक्तियों में आसानी से हो सके। नंबर 2, अचालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कितना, 10 के पावर 12 ओम सेंटीमीटर से उच्च होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल हैं उनका विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, तो उनका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। लेकिन बात करें चालक की, तो चालक का कम होना चाहिए। इसके बाद 3 नंबर क्या आ रहा है कि अचालक पदार्थ ऊष्मा को विकृत करने में सक्षम होना चाहिए, जिससे कार्य करते समय तापमान बढ़ने पर अचालकता समाप्त ना हो। यानी कि ये अधिक से अधिक टेम्परेचर को सह सके, यानी कि ये पदार्थ हमारा ऐसा होना चाहिए कि कार्य करते वक्त यदि अधिक मान का टेम्परेचर उत्पन्न हो इसके आसपास, इसके बॉडी तक, तो क्या हो, उसको सहन कर सके, ऐसा ना कि वो क्या हो जाए, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, खराब हो जाए। तो ये हाई टेम्परेचर सह सकने वाली पदार्थ होनी चाहिए। इसके बाद 4 कह रहा है कि अचालक पदार्थ सस्ता एवं सुलभ होना चाहिए, यानी कि यह कॉस्ट में सस्ता होना चाहिए और आसानी से प्राप्त होने वाला चाहिए, ताकि इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद अगला पॉइंट है अचालक पदार्थ नमी, जल एवं वर्षा आदि से क्या होना चाहिए, अप्रभावित होना चाहिए। जैसे आप केबल यूज कर रहे हो तो अच्छा इसको पलट रह गया। अचालक पदार्थ सुदृढ़ अर्थात मजबूत होना चाहिए, यानी कि जो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, आसानी से टूटना नहीं चाहिए, ये बात है। यह अचालक नमी से, जल से, वर्षा, तापमान आदि से क्या होना चाहिए, अप्रभावित होना चाहिए, यानी कि इस पर नमी का, वर्षा का, तापमान का प्रभाव कम से कम पड़े। जैसे आप कोई केबल यूज कर रहे हो, वो केबल आपकी बाहर खुले मौसम में है, उस पर धूप लग रही है, उस पर बारिश पड़ रही है, ठंड के मौसम में नमी आ रही है,
तो इन सब चीज़ों से क्या होना चाहिए, आपको जो इंसुलेटिंग मटेरियल लगा रखे हो, जो केबल के ऊपर जो कवर लगा रखे हो आप, वो क्या हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है, कुछ अलग पदार्थ है, तो उस पर नमी का, ताप का, दाब का, सब चीज़ों का प्रभाव कम से कम पड़ना चाहिए, ऐसा होना चाहिए हमारा जो पदार्थ। नेक्स्ट कह रहा है कि अचालक पदार्थ में किसी भी आकार में ढलने अर्थात तन्यता का गुण होना विद्यमान होना चाहिए, जिससे कि उससे विभिन्न प्रकार की वैद्युत युक्तियों का निर्माण किया सके। यानी कि यह क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, जिससे हम किसी भी स्थान पर आसानी से प्रयोग कर सकें। या ढलने और तन्यता का गुण होना चाहिए, यानी कि इसको आप खींचो आसानी से क्या हो जाए, या खींच जाए, फैल जाए, ऐसा होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा हार्ड होगा तो क्या होगा, वो खींचे पर टूट जाएगा, भंगुर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, थोड़ा सा लचीला होना चाहिए, और इसमें तन्यता का गुण होना चाहिए, ताकि इसको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकें या इसको हम फैला सकें। अब बात करेंगे अचालकों का क्रम। देख लेते हैं हमारे अचालक किस क्रम में है, और यहाँ से पूछता है इनकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कि किस पदार्थ की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है। तो पहले आप एक पॉइंट नोट कर लेना यहीं पे, यहाँ पे, कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मात्रा क्या होता है, किलो वोल्ट पर एमएम, यानी कि किलो वोल्ट प्रति एमएम में हम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मापते हैं। आप पहले इसको नोट कर लेना कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को या परावैद्युत सामर्थ्य को हम क्या करते हैं, हम किलो वोल्ट पर एमएम यानी किलो वोल्ट प्रति एमएम में मापते हैं। अब किसका किसका हमें याद करना है, जो पूछा जा चुका है। तो पहले आपको याद करना है माइका, अभ्रक का, इसके बाद आपका हो गया खनिज तेल का, इसके बाद आपका हो गया, सब ऊपर कीजिएगा, पोर्सलिन आपको याद करना है। पोर्सलिन के बाद आपका वार्निश, ठीक है। तो पोर्सलिन हो गया आपका, पोर्सलिन, वार्निश, इसके आपने पहले क्या कराया था, जो मैं नोट करवा रहा हूँ उसको नोट करना। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बाकी पूछने का एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। आपको क्राउन कांच का याद करना होगा, खनिज तेल का, या फिर लेदर पेपर का, याद सबको करना पड़ेगा। लेकिन कुछ चुनिंदे हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार किए जा चुके हैं। खनिज तेल का, इसके बाद आपका पोर्सलिन, वार्निश, और ऊपर हमने पढ़ा था, उन सब चीज़ों को आपको याद करना होगा। हाँ, ये आपका माइका था ना, अभ्रक, माइका को आपको याद करना होगा, ठीक है। माइका कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि माइका का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है। बस और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हमारे अचालक पदार्थ हैं, किस ग्रुप का अचालक कितना टेम्परेचर सह सकता है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा पूरा ग्राफ, बस ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे हमने 7 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। इन 7 कैटेगरी में से किसी न किसी में से एक एग्जाम्पल पूछ जाता है कि कौन सा कैटेगरी, कौन सा वर्ग का इंसुलेशन अधिक टेम्परेचर को सह सकता है, अधिक तापमान को सहन कर सकता है। तो ध्यान देना, इसको याद कैसे करना है, एक बार याद करना है YaEb एक साथ, इसके बाद FHC एक साथ आप याद करना, YaEb, इसके बाद FHC, ऐसे आप याद कर लेना, YaEb, FHC, ऐसे आप याद कर लोगे। इसके बाद अब बात करें इसके टेम्परेचर की, तो कौन कितना टेम्परेचर सह सकता है। जो Y ग्रुप का है वो 90 डिग्री तक, उसके बाद A का 105 तक, इस प्रकार में है। अब इसको कैसे याद करोगे, तो याद करने कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, आप केवल ये क्रम याद कर लेना है। आपको अगर ये सीक्वेंस याद हो गया तो आपको इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप याद करना है एक बार में YaEb एक साथ, इसके बाद FHC, YaEb, FHC, इसको लिख लेना। इसके बाद आपको केवल याद करना है किसका, ये 90 डिग्री का Y ग्रुप का जो टेम्परेचर है वो 90 डिग्री है, यानी कि जो हमारा Y ग्रुप का कुचालक पदार्थ है वो मैक्सिमम 90 डिग्री के टेम्परेचर को सहन कर सकता है, ठीक है। अब बात करें A का निकालना होगा, तो अब क्या करोगे, इसमें आप
15 ऐड कर दो। आप जब 90 में 15 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। फिर इस 105 में आप 15 ऐड करोगे तो 120 आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने 90 याद कर लिया y का, फिर हमने उसमें 15 जोड़ दिया तो y a का निकल गया, फिर 15 जोड़ दिया तो हमें क्या निकल गया? हम निकल गया e का। अब इसके बाद इसमें हम 10 जोड़ देंगे तो हमें निकल जाएगा किसका? b का। ठीक, हमने पहले क्या किया? 90 याद किया, उसके बाद 2 बार 15 ऐड किया। पहले आप सीक्वेंस लिख लेना, y a e b f h c, सीक्वेंस लिखने के बाद एक बार 90 लिखना, 90 लिखने के बाद 2 बार 15 जोड़ के वैल्यू लिख लेना। तो 90 + 15 105, 105 + 15 120। इसके बाद हमने इस 120 में 10 जोड़ा तो 130 हो गया। अब क्या होगा? अब इस 130 में हम जोड़ेंगे कितना? 25 यानी कि 25, तो कितना होगा? 155। फिर इस 155 में हम जोड़ेंगे कितना? 25, तो कितना हो जाएगा? 180। इतना हो गया। इसके बाद इसके ऊपर जो भी होगा, इसके ऊपर 180 से ऊपर जो भी आएगा हमारा वो ग्रुप सी में आएगा, सी वर्ग में हमारा आएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि ग्रुप बी का या ग्रुप सी का, ग्रुप एच का, ग्रुप एफ का टेम्परेचर कितना होता है, सहनशीलता कितना होता है। आप ऐसे याद करोगे, सीक्वेंस पर याद कर लो। इसके बाद 90 याद करने के बाद 90 में 15 जोड़ा 105, फिर 15 जोड़ा तो 120, 2 बार 15 ऐड किया, फिर एक बार बीच में 10 ऐड किया, फिर बाद में 2 बार 25, तो कहाँ आ गए? 180 तक। अब इसके ऊपर जो भी होगा वो हमारा ग्रुप सी में आएगा। अब कभी कोई पूछता है पदार्थ कि कौन सा पदार्थ किस वर्ग में आता है, तो ध्यान देना, ये वाला लेदराइट पेपर, एम्पायर क्लॉथ और फाइबर, ए और बी, यानी कि ई और बी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये हमारा बी वाला कि अब्रक, फाइबर ग्लास और एस्बेस्टस किस ग्रुप के पदार्थ हैं, तो ग्रुप बी के पदार्थ हैं, अब्रक, फाइबर और एस्बेस्टस। अगर आपको बी नहीं मिलेगा ऑप्शन में तो एफ दे देगा, ध्यान देना। अगर इस बी की जगह पे ऑप्शन नहीं देता है बी तो वहाँ पे आपको एफ देगा, तो बी और एफ में लगभग सेम रहता है, ठीक है ना, इसको नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं अब। अब बात करेंगे अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। तो ऐसा पदार्थ जिसमें जो उसकी चालकता होगी चालक और कुचालक के मध्य होगी उसे हम कहेंगे अर्धचालक पदार्थ, यानी कि जिसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगी चालक से कम होंगी और कुचालक से अधिक होगी उसे हम कहेंगे सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक पदार्थ कहेंगे। जैसे आपका क्या होगा? आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, गैलियम फास्फाइड, ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे अर्धचालक पदार्थ हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल है। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन और सेलेनियम, कार्बन या फिर गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, ढेर सारे क्या हमारे सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इनमें क्या होगा? जो धारा का प्रवाह होगा तो चालक से कम होगा और कुचालक से अधिक होगा, यानी जो उनकी चालकता होगी वो चालक और कुचालक के मध्य में आएगा, इसलिए उसको नाम क्या दिया गया? नाम दिया गया अर्धचालक। ना तो प्योर कंडक्टर है ना तो प्योर इंसुलेटर है, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर हुआ यहीं पर समाप्त होता है, फिर हम अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।